नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे हिंदी प्रैक्टिस सेट 7 के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं हिंदी के, और आपको बता दें हिंदी का आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और जो आपका आगामी एग्ज़ाम होने वाला है वीडियो का, और जो भी अन्य भर्तियाँ होने वाली हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जरदारी क्लासेस यूट्यूब में आपको बिल्कुल निःशुल्क कोर्स मिल जाएगा हिंदी का कंप्लीट। प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, हिंदी की अलग से सीरीज़ वहाँ पे बनाई गई है, और अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो हिंदी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आप ज़रूर इसमें जुड़ सकते हैं, और 6 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं, ये भी बिल्कुल निःशुल्क हैं। और आज है हिंदी प्रैक्टिस सेट 7, जिसमें हम 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, संचार शब्द की उत्पत्ति जिस धातु से हुई है वह है। तो संचार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है चर धातु से, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है चर धातु से। चर का मतलब होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। अर्थात संदेश का अर्थ क्या होता है, यानी संचार का अर्थ क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना, इसी को हम कहते हैं संचार। और संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? चर धातु से हुई है। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन आप दे सकते हो मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी। मलयालम। तो इसका जो सही आंसर है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार यानी इंडो यूरोपियन परिवार की जो भाषा है वो है यहाँ पे मलयालम। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगर हम भारोपीय परिवार की बात करें, ये आपको हिंदी भाषा से संबंधित आपका हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, ये आपको हिंदी सीरीज़ में काफ़ी डिटेल से ये टॉपिक पढ़ाया गया है। और इसमें जो भारोपीय परिवार की भाषा है, जैसे आपकी हिंदी हो गया, मिश्रित हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, सिंधी, ये सारी भारोपीय परिवार की भाषा हैं। जबकि मलयालम यहाँ पे भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो वो यहाँ से हिंदी भाषा के विकास से संबंधित पिछला जो एग्जाम होता है 31 अक्टूबर को उत्तराखंड का कनिसाय का, यहाँ से एक क्वेश्चन बना था कि पूर्व हिंदी कौन कौन सी भाषा है। तो आपको हिंदी सीरीज़ में इस टॉपिक से संबंधित, जब इस टॉपिक से संबंधित वीडियो बनाया था, वहाँ पे आपको बताया गया था अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्व हिंदी के अंतर्गत आती है। वो 1 नंबर का वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो हिंदी का कोर्स आपको काफ़ी कुछ कंप्लीट करा रखा है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए थे। तो यदि आपने हमारी कंप्लीट हिंदी सीरीज़ देख ली है, बिल्कुल निःशुल्क कोर्स था यूट्यूब में, और अगर आपने वो सीरीज़ देखी है तो आपको हिंदी में काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा। और इसीलिए यहाँ पे लगातार हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज़ भी हमारे द्वारा यहाँ पे चलाई जा रही है। बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पे देखो, ऑप्शन है यमुना, रहीम, ईटानगर और जामुन। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जो किसी एक ग्रुप या जाति का बोध कराता हो। तो अगर हम यहाँ पे जामुन की बात करें, जामुन किसी का एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, एक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो जामुन क्या है? जामुन के अंतर्गत जितने भी फल आते हैं जामुन के, वो सारे आ जाते हैं। यानी जामुन की फलों की जो जाति है वो किस में आ जाती है? जामुन। जामुन के फलों का बोध कराती है। तो जामुन यहाँ पे हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें, यमुना एक पर्टिकुलर नदी है, नदी का नाम है, तो यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। रहीम यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, एक व्यक्ति का नाम है रहीम। ईटानगर एक शहर का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जामुन यहाँ पे हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जामुन एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक फल है जो कि सभी जामुन के फलों का बोध कराता है। तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी, लंधें अंधें को सब कछु दरसाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार आपको यहाँ पे बताना है इसमें। तो इसमें जो हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। क्यों होगा रूपक अलंकार? देखिए यहाँ पे चरण कमल, रूपक अलंकार आपको बताया गया क्या होता है? जहाँ पर उपमेय या उपमान में कोई अंतर ना हो, यानी कि जहाँ पर उपमेय और उपमा में भेद ना हो, अंतर ना हो, वहाँ पे होता है रूपक अलंकार, यानी उनका रूप एक ही है। तो यहाँ पे है चरण कमल। चरण ही क्या है? कमल है, बन्नो हर्राई। ठीक है, तो चरण कमल। तो देखो यहाँ पे अगर आपको एक, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे रूपक अलंकार में मैक्सिमम क्या होता है कि अगर हमें आपको देखना है कि उस पंक्ति में रूपक अलंकार है या नहीं है, तो जैसे चरण और यहाँ पे आ गया डैश, फिर आ गया कमल। तो अगर हम, आपने देखो अधिकांश जगह जहाँ पे बीच में डैश आ जाता है तो वहाँ पे चरण और कमल, यहाँ पे उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं है, पता नहीं चल रहा है कौन उपमान है कौन उपमेय है, यानी चरण ही यहाँ पे क्या है? कमल हैं। तो चरण कमल बन्नो हरिराई,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। काफ़ी डिटेल से आपको अलंकार वाली वीडियो में बता रखा है, उसको आप जरूर देखिए। सभी अलंकारों के बारे में आपको वहाँ पे बताया गया है। तो जहाँ पे बीच में डैश आ जाता है वहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वहाँ पे कौन सा अलंकार है, आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। अयोगवाह कौन होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का विसर्ग क्या है, यहाँ पे अयोगवाह है। अगर हम महाप्राण की बात करें, महाप्राण कौन होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। यानी अगर हम कवर की बात करें तो खा और घा, ये क्या होंगे, महाप्राण होंगे। और अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अच्छा, तरा, ज्ञा और स्रा संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। और अल्पप्राण क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। तो चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे समझ में आगे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है। देखो इससे पहले आलोक का अर्थ क्या होता है, आलोक का जो अर्थ होता है वो होता है उजियारा, प्रकाश, रोशनी। तो आलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंधकार। तो कुल मिला के यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अंधकार तो ऑप्शन में नहीं है। तो और क्या होते हैं, तिमिर हो गया, तम हो गया। तो यहाँ पे तम दिया गया है, तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आलोक का मतलब क्या होता है, प्रकाश या रोशनी, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तम हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। परिपत्र किस श्रेणी में आता है। परिपत्र किस श्रेणी में आता है, ये आता है आपका कार्यालयी पत्र में। देखो परिपत्र क्या होता है, जब एक ही विषय पर कोई सरकारी पत्र अनेक विभाग के अध्यक्षों को अथवा अधिकारियों को भेजा जाता है, एक साथ प्रेषित किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं परिपत्र। तो कुल मिला के सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है, और ये सरकारी विभागों में या अधिकारियों को ये भेजा जाता है। तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, कार्यालयी पत्र, सरकारी कार्यालयों में जिसका प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अग्नि का पर्यायवाची शब्द। तो अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन सही, ज्वाला यहाँ पे अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा। अग्नि के पर्यायवाची अगर हम बात करें, अग्निपावक, अनल, हुतासन, ये तो आपको याद ही होगा। दहन हो गया, वायु सखा, ये भी अग्नि का क्या है, पर्यायवाची है। कृषाणु हो गया, हुतासन, ज्वाला। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको हमारी कोशिश रहती है कि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ उसके संबंध में बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताए जाए, ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो सकें। साथ साथ हिंदी की अगर प्रैक्टिस सेट मॉडल आपको चाहिए, क्योंकि हिंदी का कोर्स हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं, और अगर आपने हिंदी की हमारी सारी वीडियोस देखी है तो प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। और इस प्रैक्टिस सेट को आप ले सकते हैं, लगभग 20+ प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए गए हैं, जिनका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जितने भी आगामी एग्जाम है, आपका वीडियो हो गया उत्तराखंड का, पटवारी एग्ज़ाम, और जो अन्य भर्तियाँ आने वाली हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपके लिए होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा सरसिज, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो कमल का पर्यायवाची आपको ट्रिक बताई थी कि जो आपके जल के पर्यायवाची हैं, तो जल के पर्यायवाची में अगर अंत में क्या लगता है, जा लगता है, तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाए, क्योंकि कमल का जन्म होता है, जा से आपको लगाना है, जन्म होता है जल में, तो जल के पर्यायवाचियों के बीच जा लग जाता है। तो देखो नीर क्या होता है, जल का पर्यायवाची होता है, तो नीरज, जा आप लगा तो उसमें कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। सरोज, ठीक है, सरोवर, तालाब, सरोज में यानी तालाब में जन्म लेने वाला है, सरोज क्या हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। जलज यानी जल में जन्म लेने वाला, जलज कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। पंकज, जा लग रहा अंत में, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका कमल का पर्यायवाची, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, कमल के पर्यायवाची, और यहाँ पे सरसिज सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। गूलर का फूल होना का अर्थ क्या है। गूलर का फूल होने का अर्थ जो है, देखो गूलर का फूल होना होता है दुर्लभ होना, यानी कठिनता से प्राप्त होने वाला, यानी जो कभी कभी दिखाई दे रहा है, मतलब कहीं गायब हो गया, कभी दिखाई दिया, उसके बाद कई दिनों तक गायब हुआ, और उसके बाद वो अचानक जब दिखता है तो हम उससे कहते हैं तो आजकल गूलर का फूल हुआ था, यानी तो गूलर का फूल हो गया था। गूलर क्या होता है, एक फूल होता है, और उसको ये भी कहा जाता है कि ये कुल के
ये भी कहावत है कि गूलर का फूल खिलते ही स्वर्ग में चले जाता है, क्योंकि ये बहुत कम दिखते हैं, दिखते नहीं है, ना के बराबर दिखते हैं। तो गूलर का फूल होने का अर्थ है यहाँ पे कभी कभी दिखाई देना। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा दुर्लभ होना या कभी कभी दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। जैसे कोई व्यक्ति अगर कई शहरों में वो जा चुका है, उसको वहाँ का अनुभव प्राप्त है, तो उसको कहते हैं कि उसने घाट घाट का पानी पी रखा है, यानी उसको बहुत अनुभव हो रखा है, बहुत वो अनुभवी है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शंकर शब्द का अर्थ है। तो देखो शंकर का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पे, अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें शब्दों की, ठीक है, तत्सम हो गया, तद्भव शब्द, ये सभी अर्थ के आधार पर हो गया। विदेशी शब्द, देश शब्द, संकर शब्द। तो संकर शब्द का मतलब होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, तो इसे हम कहते हैं संकर शब्द। यानी जैसे रेलगाड़ी हो गया, तो रेलगाड़ी में रेल आ जाता है आपका अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी आ जाएगा हिंदी शब्द, और फिर इन दोनों को मिलाकर यानी अंग्रेजी और हिंदी को मिलाकर बन गया रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी क्या है आपका एक संकर शब्द हो जाएगा। सीलबंद, सील भी क्या है अंग्रेजी शब्द है, और बंद हो गया फारसी शब्द, तो अंग्रेजी और फारसी से मिलकर बना है यहाँ पे सीलबंद। तो सील भी आपका हो जाएगा संकर शब्द, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे जो बहुत कम बोलता है, तो बहुत कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं, जो बहुत कम बोलता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे जो इंद्रियों के द्वारा न समझा जा सके, यानी जिसको हम इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते, उसे कहते हैं अगोचर, यानी जिसको हम इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। तो यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा। यानी ब्रह्म या ईश्वर, ईश्वर या ब्रह्म को हम इंद्रियों के द्वारा न हम उसको देख सकते हैं, न उसको समझ सकते हैं, न उसको स्पर्श कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगोचर ब्रह्म या ईश्वर भी क्या है आपका इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी आपका क्या हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा। आपको अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, रेल का जो रेल शब्द है वो अंग्रेजी से आया है, और गाड़ी आता है हिंदी से, तो अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर रेलगाड़ी बना है, तो ये हो जाएगा आपका संकर शब्द। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका, वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी भी कई बार आती है एग्जाम में, आपको प्रैक्टिस करनी है, और कोशिश करेंगे आपको अधिक से अधिक शुद्ध वर्तनी की यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो दिन रात अध्ययन करने वाला, अब देखो अध्ययन, तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी ये हो जाएगा बी ऑप्शन अध्ययन, ठीक है, बिल्कुल ये सही जो यहाँ पे वर्तनी दे रखी। कई बार क्या होता है कि बिल्कुल वर्तनी वो शुद्ध दी रहती है और उसको पूछ देता है वो ऑप्शन में, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो यहाँ पे यही शुद्ध वर्तनी है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का इसी प्रकार से अध्ययन लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जो सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं दूसरे सर्वनाम से संबंध बतलाने के लिए। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन यहाँ पे है वो सही आंसर हो जाएगा, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो यहाँ पे वह भी एक क्या है सर्वनाम है, और जो भी यहाँ पे एक क्या है सर्वनाम है। तो जो परिश्रम करेगा, परिश्रम का संबंध जो किससे कर रहा है वह से कर रहा है, जो परिश्रम करेगा वह सफल हो जाएगा। तो कुल मिला के जो यहाँ पे क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा। अगर हम अन्य की ऑप्शन की बात करें तो कोई यहाँ पे क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई यानी कुछ पता नहीं है, तो अनिश्चय है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। अगर हम बात करें कौन, तो कौन यहाँ पे प्रश्नवाचक हो जाएगा, कौन आ रहा है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। और अगर हम बात करें वह, तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी एक व्यक्ति की वो बात कर रहा है, वो आ रहा है वहाँ से, वह व्यक्ति आ रहा है, यहाँ कुल मिला के वह पुस्तक है, तो वह क्या हो जाएगा मतलब निश्चित है वहाँ पे, तो वह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चारों ऑप्शन आपके कवर हो गए। सर्वनाम वाला टॉपिक भी आपको काफ़ी अच्छे से कवर करा रखा है हिंदी सीरीज़ में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी जरधारी क्लासेस की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कारक के कितने भेद हैं? आजकल कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कारक के कितने भेद हैं, या वाक्य के कितने भेद हैं अर्थ के आधार पर, और शब्दों के कितने भेद हैं अर्थ के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो जो कारक के भेद हैं वो हो जाएंगे आपके टोटल 8 भेद हैं कारक के।
बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से यहाँ पे, तो कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यानी अगर हम बात करें कर्ता ने कर्म को करण से गुजारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संबंध काके के, अधिकरण में पर, संबोधन अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अरे। तो कुल मिला के 8 भेद हैं कारक के हिंदी में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो अग्रगण्य की जो शुद्ध वर्तनी है, ये यहाँ पे अशुद्ध शब्द क्या है, वर्तनी है, तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी अग्रगण्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्रगण्य। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आचार शब्द का विलोम शब्द है। तो आचार का हो जाएगा यहाँ पे अनाचार विलोम शब्द। आचार यानी आचरण, चाल चलन कैसा, और अनाचार उसका चाल चलन बुरा है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, आचार शब्द का विलोम शब्द अनाचार। 21वां यहाँ पे, कौन सा पर्यायवाची आंख का नहीं है। तो आंख का यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो 3 यहाँ पे आंख के पर्यायवाची वो कौन कौन से यहाँ पे, तो अक्षि हो गया, चक्षु और दृग, ये यहाँ पे आंख के पर्यायवाची हैं। लेकिन अक्ष यहाँ पे आंख का पर्यायवाची नहीं है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि आंख का पर्यायवाची क्या है, अक्ष है, क्योंकि आंख से मिल रहा है अक्ष। लेकिन अक्ष पता किसका पर्यायवाची है, ये आपको जानना जरूरी है, आपको कभी कन्फ्यूज नहीं होगा। तो अक्ष जो पर्यायवाची वो धुरी का पर्यायवाची है। धुरी का पर्यायवाची, वो कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है, अपनी धुरी में घूमती है, तो वो वाला अक्ष है यहाँ पे धुरी। तो आंख का पर्यायवाची अक्ष नहीं है, बल्कि अक्ष किसका पर्यायवाची है, धुरी का पर्यायवाची। एक काल्पनिक रेखा है, एक कल्पित रेखा है धुरी, जिसको हम कहते हैं अक्ष। पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है। बाकी अगर हम आंख के पर्यायवाचियों की बात करें, अक्षि हो गया, चक्षु हो गया, दृग हो गया, नेत्र, नयन, चक्षु, अक्षि, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, आंख के पर्यायवाची हैं। तो अक्षि आंख का पर्यायवाची है, जबकि अक्ष ये है धुरी का पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कौन सा पर्यायवाची असुर का नहीं है। तो असुर का यहाँ पे जो पर्यायवाची नहीं है, दानव असुर का पर्यायवाची है, राक्षस भी है, दैत्य भी है। तो द्विज यहाँ पे असुर का पर्यायवाची नहीं है, यानी बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखो द्विज किसका पर्यायवाची है, द्विज का मतलब होता है 2 बार, द्वि का मतलब है 2 बार, और जा का मतलब है जन्म लेने वाला। तो द्विज का पर्यायवाची हो, द्विज का अर्थ हो जाएगा 2 बार जन्म लेने वाला। और 2 बार जन्म कौन लेता है, जैसे अगर हम पक्षियों की बात करें, तो पक्षियों का क्या होता है, पहले अंडा होता है और फिर क्या होता है, अंडे से बच्चा निकलता है। तो कुल मिला के इनको हम कह सकते हैं द्विजन्म, यानी इनका जन्म 2 बार हुआ है। तो द्विज इनको हम कह सकते हैं। पक्षियों को भी क्या कहा जाता है, द्विज भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जन्म 2 बार होता है। एक बार जब अंडा होता है और फिर अंडा जब फोड़ता है तो फिर वहाँ से क्या निकलता है, पक्षी का बच्चा निकलता है। तो कुल मिला के 2 बार जन्म हुआ द्विज कहलाता है। या ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, तो ब्राह्मण को भी कहते हैं, पक्षियों को भी द्विज कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। तो नासिक्य व्यंजन, नासिक यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ आपका नासिक्य व्यंजन है, जिसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, नाक से हो रहा है। गा, या, मा, ना, ये नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे या हो जाएगा नासिक्य व्यंजन। 24 है, यहाँ पे निषेध शब्द का विलोम है। तो निषेध का यहाँ पे जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा स्वीकृत। निषेध का मतलब होता है मना करना, यानी रोक लगाना, यानी बाधा डालना। तो इसे हम कहते हैं निषेध करना। और स्वीकृत यानी स्वीकार करना। तो कुल मिला के ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक प्लेट सैलाब किसकी रचना है। देखो रचना से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन का एग्जाम में तो जरूर पूछा जाता है, ये कन्फर्म है। तो रचना वाला जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी रचनाकार हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उनकी सभी रचनाएं काफ़ी डिटेल से बताई गई हैं। और पिछला जो एग्ज़ाम होता है 31 अक्टूबर को, उसमें आपको एक महादेवी वर्मा की रचना पूछी गई थी, वो भी आपको वहाँ पे बताई गई थी। तो यहाँ पे देखो 25, एक प्लेट सैलाब किसकी रचना है, ये है मन्नू भंडारी की रचना। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मन्नू भंडारी कुछ प्रमुख उपन्यासों के बारे में आपको बता देते हैं, जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक अन्य उपन्यास है महाभोज और 1 इंच मुस्कान।
तो ये 3 इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो आपको ज़रूर नोट करने हैं। और एक प्लेट सैलाब इनका एक कहानी है, ठीक है, एक प्लेट सैलाब। बी ऑप्शन मन्नू भंडारी की रचना है एक प्लेट सैलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी, ठीक है, सिल्वर वेडिंग कहानी के रचनाकार कौन है? मनोहर श्याम जोशी। तो मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र हैं, तो सिल्वर वेडिंग कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है यहाँ पे यशोधर बाबू। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र हो गए यशोधर बाबू, और एक इस कहानी के अन्य पात्र भी हैं किशनदा। तो जो यशोधर बाबू हैं उनका जो जीवन प्रभावित होता है, उनका जो व्यक्तित्व प्रभावित होता है वो किसके कारण होता है? वो होते हैं किशनदा, ठीक है। किशनदा एक अन्य व्यक्ति हैं इस कहानी में, यानी सिल्वर वेडिंग कहानी में। और किशनदा एक अन्य पात्र जो हैं जिनके व्यक्तित्व का प्रभाव किस पर होता है? यशोधर बाबू पर होता है। यशोधर बाबू इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और किशनदा भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन 26 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ठीक है, गुणवाचक, गुणों के बारे में जो बता रहा है। तो नया, कोई भी नई वस्तु आती है तो उसका वो क्या है? गुण है। तो नया यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शन की तो देखो कुछ, कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। कुछ जैसे कुछ आम लेके आओ, तो क्या है? फिक्स नहीं है कितने आम लेके आना है, कुछ आम लेके आना है, तो अनिश्चित संख्यावाचक है। 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। चौगुना भी यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और नया हो जाएगा यहाँ पे आपका गुणवाचक विशेषण, यानी बी ऑप्शन 27 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द आपको बताना है, तो इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा धैर्य। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे धैर्य, धैर्य का अगर हम तद्भव की बात करें, ठीक है, धैर्य हो जाएगा तत्सम शब्द और इसका तद्भव हो जाएगा धीरज। अन्य ऑप्शन है कुल्हाड़ा। तो कुल्हाड़ा यहाँ पे ये तद्भव शब्द है और कुल्हाड़ा का जो तत्सम शब्द है वो है कुठार, ठीक है, कुठार। परशुराम का कुठार आपने सुना होगा, तो कुठार यहाँ पे तत्सम शब्द है, कुल्हाड़ा क्या है? तद्भव शब्द है। कोढ़ यहाँ पे क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द हो जाएगा कुष्ठ। और अन्य ऑप्शन बचा एक धुआं। तो धुआं यहाँ पे तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा धूम्र। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे आपके कवर करा दिए गए हैं, कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द है। धैर्य तत्सम शब्द है, तो सी ऑप्शन 28 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हर काम को देर से करने वाला। तो जो हर काम को देर से करता है उसे हम कहते हैं दीर्घ सूत्री। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दीर्घ सूत्री मतलब हर काम को देर से करने वाला। और अगर हम बात करें दूर की बात सोचने वाला, तो उसे कहते हैं दीर्घदर्शी, जो दूर की पहले ही सोच लेता है। और दीर्घ सूत्री जो हर काम को देर से करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। देखो एक होता है उपसर्ग जो पहले लगता है और प्रत्यय जो बाद में लगता है। तो प्रत्यय यहाँ पे क्या है? धुंधला में धुंधला, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। धुंधला में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? ला हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन 30 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करें। तो प्रत्यय ये भी बाद में लगता है, तो दोषहर्ता में यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर्ता क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की ओर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दिक् धन अंबर। इसमें व्यंजन शब्द है, तो दिक् धन अंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिगंबर हो जाएगा, जो कि सही संधि विच्छेद है दिगंबर का। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 32। और उसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है। तो उड्डयनम अगर हम इसका सही संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा उत धन डयनम, यानी ये हो जाएगा ता धन डा और ये बन जाएगा आपका डा। तो उड्डयनम, तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा उत धन डयनम। 33वां का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34। दोस्तों आपको सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। और ऐसे ही 20+ प्रैक्टिस सेट पाने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हिंदी की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 20 में से अगर आपके
17-18 नंबर आते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका हिंदी का, जो कि हेल्पफुल होगा आपका स्कोर बढ़ाने में, क्योंकि हिंदी यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप पूरी तैयारी करके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, उद्धो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ थी। देखो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कीजिए, कल्पना क्यारियाँ। मैंने थोड़ी देर पहले जब रूपक अलंकार का आपको एग्जाम्पल बताया था वहाँ पे आपको समझाया था, अधिकांश जहाँ पे डैश आ जाता बीच में, कल्पना क्यारियाँ, यहाँ पे क्या है आपका जो क्या हो जाएगा, जिससे तुलना की जा रही या जिसकी तुलना हो रही है उसमें कोई अंतर, कोई विभेद नहीं होता, यानी उपमा और उपमेय में कोई विभेद नहीं होता है। अलंकार में काफ़ी अच्छे से आपको ये समझा रखा है। अलंकार वाली वीडियो आप जरूर देखें, सभी अलंकारों के बारे में वहाँ पे 2-2, 3-3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रखा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो देखो ओठ, यही बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ओठ जल गए, ठीक है, ओठ जल गया नहीं बोलते हैं, ओठ जल गए यानी बहुवचन है, उसमें दोनों ओठ आ जाते हैं। अक्षत और प्राण, प्राण भी क्या है, उसके प्राण चले गए, तो प्राण भी क्या है, बहुवचन है। तो कुल मिला के देखो बहुवचन में आपको बता रखा है कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हमेशा प्रयोग क्या होता है, बहुवचन के रूप में होता है। तो इनमें से ओठ, अक्षत, प्राण, ये सभी क्या हैं, बहुवचन हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन 35 का राइट आंसर हो जाएगा। 36 है, वाक्य के घटक कौन होते हैं? वाक्य के 2 घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। 36 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है उसे हम कहते हैं विधेय। तो वाक्य के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। 37 है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा। बहुत परिश्रम किया, तो इसके लिए जो सही मुहावरा हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे एड़ी चोटी का जोर लगाना। यानी हम कह सकते हैं कि अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, यानी उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। तो बहुत परिश्रम करने के लिए जो सही मुहावरा प्रयुक्त किया जाता है उसे हम कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अन्य यहाँ पे मुहावरे दे रखे हैं, जैसे जान पर खेलना। ये मुहावरा इसका अर्थ है जीवन संकट में डालना, यानी साहसिक कार्य करना, तो इसके लिए प्रयुक्त होता है जान पर खेलना। लोहे के चने चबाना, तो इसका अर्थ होता है जैसे बहुत कठिनाई वाले काम करना, तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं लोहे के चने चबाने, क्योंकि लोहे के जो चने होते हैं उनको चबाना क्या है, कोई आम बात नहीं है, मतलब कठिन से कठिन काम है, चबा नहीं सकता कोई। तो बहुत कठिन काम जब जहाँ पे हम करते हैं वहाँ पे क्या मुहावरा प्रयुक्त करते हैं, लोहे के चने चबाना। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है लुटिया डुबाना। तो लुटिया डुबाना यानी उसने अपनी प्रतिष्ठा गंवा दी, प्रतिष्ठा उसने अपनी नष्ट कर दी, तो लुटिया उसने डुबा दी। तो कुल मिला के 37 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। आँख का नीर यानी पानी ढल जाना का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आँख का नीर ढल जाना, यानी निर्लज हो जाना, यानी लज्जा रहित हो जाना, निर्लज हो जाना। तो इसे हम क्या कहते हैं, उसका आँख का पानी ढल गया, यानी आँख का नीर ढल जाना यानी निर्लज हो जाना। बी ऑप्शन 38 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जा निरंतर गावे, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, तो साथ साथ शब्द की यहाँ पे क्या हो रही है, लगातार पुनरावृत्ति हो रही है वर्ण की, ठीक है, सा वर्ण की यहाँ पे लगातार पुनरावृत्ति होती है। और जहाँ पे वर्ण की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पे हमेशा कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, यानी 39 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखो यहाँ पे पानी स्त्रीलिंग नहीं है। वैसे अगर हम शब्द की बात करें, शब्द को देखने पे लगता है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन पानी कभी स्त्रीलिंग नहीं होता है। अगर मैंने आपको बताया गया कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे पहचानने हैं, वाक्य प्रयोग करके। तो पानी पीना चाहिए, पीना चाहिए, यहाँ पे कभी ऐसा नहीं आता कि पानी पीनी चाहिए, पानी पीना चाहिए। और पीना क्या है, पुल्लिंग का, ये आपको बता रहा है पुल्लिंग की ओर ये इंगित कर रहा है। तो पानी हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है, ना कि स्त्रीलिंग। तो पानी हो गया, दही हो गया, ये भी क्या होते हैं, अधिकांश लिक्विड होते हैं, जैसे घी हो गया, ये क्या है, पुल्लिंग है।
बाकी नानी, कहानी, रानी ये सभी स्त्रीलिंग है। कहानी सुननी चाहिए, नानी और रानी तो आप सभी जानते हैं। तो पानी यहाँ पे पुल्लिंग है ना कि स्त्रीलिंग, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है अनल का पर्यायवाची। अग्निपावक, अनल, हुतासन। अनल किसका पर्यायवाची होता है? अग्नि का यानी आग का। तो सी ऑप्शन 41 का सही आंसर हो जाएगा। और समीर किसका पर्यायवाची होता है? वायु का यानी हवा का पर्यायवाची होता है। तो आग का पर्यायवाची है अनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे स्थानपन्न। क्वेश्चन नंबर 43 है संचार का अर्थ है। तो संचार का देखो, संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है चर धातु से, और चर का मतलब होता है चलना, यानी संचार का अर्थ क्या है? यहाँ पे चलना होता है। ए ऑप्शन 43 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है ऊंच का विलोम शब्द। तो ऊंच का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नीच हो जाएगा। सी ऑप्शन 44 का सही आंसर हो जाएगा। 45 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे क्या हो जाएगी? देखो उत्सव ना, तो उत्सव ऐसे लिखा जाता है, यानी बी ऑप्शन 45 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46। महोदय का सही संधि विच्छेद। तो महोदया सही संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा? महाधन उदय, यानी 46 का डी ऑप्शन। महोदय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उदय। अगर हम इसमें संधि की बात करें, इसमें है गुण संधि। जब आ धन उ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। तो महा, ठीक है, आ धन उ और यह हो जाएगा ओ, तो महो हो जा रहा है, यानी हा का आ और उदय का उ। तो ये क्या बना रहा है? महो का हो बना दे रहा है। हा धन उ हो जा रहा है, यानी महोदय हो जा रहा है। तो महोदय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन उदय। और इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। और आपको बता भी रखा है कि जिसमें सिंगल मात्रा होती है, ओ की मात्रा होगी या ए की मात्रा होगी, ये वाली, ठीक है। तो उसमें हमेशा क्या होगी? गुण संधि होगी। ये आपको ट्रिक बता रखी है स्वर संधि कैसे आपको पहचानी है। स्वर संधि का 5 जो संधि होती है आपकी, वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाल संधि, जो 5 संधि आती है स्वर संधि में, उसको ट्रिक के माध्यम से आपको जल्दी से कैसे पहचानना है, शब्द को देखकर ही है, वो आपको शब्द को देखकर आप पहचान पा सकते हैं। तो वहाँ पे एक वीडियो बनाई गई है, हिंदी हमारी जो सीरीज चली थी, तो उसमें आप संधि वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी संधि को पहचानने में। बड़ी आसानी से आपको वहाँ पे समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं 48 की ओर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ कैसे लिखा जाता है? तो 48 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ज्येष्ठ, ऐसे लिखा जाता है। तो कुल मिला के डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 49 है यहाँ पे फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखो पहले इसका अर्थ समझ लो। ये तुलसीदास जी की रचना है। फूले का सकल मही छाई, का से घास होती है, तो जैसे घास में फूल खिल जाते हैं, जनु यानी जिस प्रकार वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, यानी वर्षा ऋतु उसी प्रकार क्या करती है? बुढ़ापे को प्रकट करती है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जनु, आपको बताया गया है कि जहाँ पे अगर हम बात करें किसकी अलंकार की, तो जहाँ पे जनु हो गया, मनहु हो गया, माना हो गया, यानी हम क्या कर रहे हैं? वहाँ पे मान रहे हैं। तो वहाँ पे जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है, हम मान रहे हैं, संभावना प्रकट कर रहे हैं, और वहाँ पे बोधक शब्द आते हैं, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनाहु। तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जनु यहाँ पे एक बोधक शब्द आ रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 49 का। आज का लास्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। तो टोटल इस प्रैक्टिस सेट के यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन हो गए, और ये आपका यहाँ पे आंसर की मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से अन्य प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे बनाए गए हैं। तो 20 प्लस प्रैक्टिस सेट हिंदी की आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, वीडियो कैसी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।